हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम कि कितने घंटे की या कितने मिनट्स की ये वीडियो रहेगी। बस एक छोटी सी उम्मीद आपसे करूँगा कि यार प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। अच्छा लगता है अगर आप लोग लाइक करते हो, सपोर्ट करते हो, शेयर करते हो। क्या है इस वीडियो में होने वाला है कि पूरी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपकी, वो मैं वन शॉट में कवर करने वाला हूं। और ऐसा नहीं करने वाला कि आपको कुछ कुछ टॉपिक कराऊंगा। सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं, जो थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, वन बाय वन हर चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बस एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहूंगा, एक छोटी सी आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को जरूर प्यार देंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जहां पर हमारी कहानी शुरू हुई थी चैप्टर 1 में, जो हमारा बेसिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर, कि हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। बेसिकली हमने पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? एक जो जो हमारा ग्रीक वर्ड है मैक्रोस, वहां से इस वर्ड को लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। और ये लार्ज वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। अब यहां पर लार्ज का मतलब है जहां पर जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो एज अ होल ली जाती है। ऐसे इंपैक्ट जिससे पूरी कंट्री पर इंपैक्ट पड़े, ऐसी प्रॉब्लम जो पूरी कंट्रीज में पाई जा रही है, ऐसी दिक्कतों को हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्रेफर करती है। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि ये आई कहां से, ये जो हमारी ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आई है हमारी 1936 में, जब हमारे ब्रिटिश के एक इकोनॉमिक्स जो थे, जिनका नाम था जॉन मेनार्ड, जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी, सेलिब्रेट करी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी। तो क्या समझ में आ रहा है सर मैक्रो इकोनॉमिक्स से? मैक्रो इकोनॉमिक्स से मतलब है कि ये हमारी इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जो भी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, वो इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है वो एज अ होल देखी जाती है, ज्यादा से ज्यादा कंट्री पर जो इंपैक्ट पड़े। ठीक है। वहीं अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, कौन कौन सी प्रॉब्लम, जैसे कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन की रेट, नेशनल इनकम, जीडीपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सभी इसके चैप्टर्स हैं और इनको भी हम देखने वाले हैं। तो अगर छोटा सा डिस्क्रिप्शन किया जाए, डिफरेंस लिया जाए दोनों का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से, हाउस होल्ड के हिसाब से, फर्म के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि कैसे जो हमारे कंज्यूमर है वो अपनी चॉइस को सेटिस्फाई करेंगे, अपनी वांट को सेटिस्फाई करेंगे अपनी इनकम के हिसाब से। लेकिन मैक्रो में कैसे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ऐसे यूज करे जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या हो, वेलफेयर हो। ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट है, ये हमारा इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम है, और ये हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। तो ये सारी चीजें आपको माइक्रो मैक्रो की बात आती है। मेन कहानी जो शुरू होती है वो होती है हमारी चैप्टर नंबर 2 से, जो मेन पार्ट है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा होगा, बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि आपसे चैप्टर 1 से कुछ पूछा जाए। बेसिकली बस आप थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लीजिएगा माइक्रो मैक्रो का, आपका अच्छे से वर्क हो जाएगा। चैप्टर 2 है जिसको हम कहते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहां पर कंसेप्ट स्टार्ट होता है हमारे गुड्स से। जो भी हम गुड्स इस्तेमाल करते हैं उनको कुछ टाइप्स में बांटा गया है। फाइनल गुड्स,
अब फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर आ चुके हैं, यानी कि वो बनकर तैयार हैं, यूज करने के लिए रेडी हैं, रीसेल के पर्पस से नहीं लिए गए हैं, और अगर किसी के साथ किसी भी गुड्स के साथ जुड़ जाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे। वो हमारे कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स में ही एक टाइप आता है कंज्यूमर गुड्स, जो कि कौन यूज करता है? कंज्यूमर करते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करें। ऐसे सारे गुड्स जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं। इसके टाइप्स होते हैं ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज, ये इसके टाइप्स होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो 1 साल से ज्यादा चल जाएंगे। सेमी ड्यूरेबल जो हद से हद 1 साल तक चल जाए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जो भी आइटम्स होते हैं। नॉन ड्यूरेबल जो एक बार इस्तेमाल किए जाए, खाने पीने की चीजें। और सर्विसेज जब हम अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए किसी दूसरे पर्सन से सर्विस लेते हैं, जैसे आपकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर के पास चले गए, कुछ पढ़ना था टीचर के पास चले गए, डांस सीखना था डांसर के पास चले गए, ये सारा हमारा सर्विसेज का पार्ट आ जाता है। अब फाइनल गुड्स का ही पार्ट होता है कंज्यूमर गुड्स, जो कि कंज्यूमर यूज करता है, और प्रोड्यूसर जो गुड्स यूज करता है उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स हमारे कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स जो हमारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आते हैं, जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और लगातार कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है मशीन। और इसी से मिलता जुलता एक गुड्स होता है जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स या प्रोडक्शन गुड्स आप कह सकते हैं। जैसे अब प्रोडक्शन गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो भी हमारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आते हैं, लेकिन इसे आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका एग्जांपल है रॉ मटेरियल। तो आपने अभी फाइनल गुड्स पढ़ा, कंज्यूमर गुड्स पढ़ा, कैपिटल गुड्स पढ़ा, प्रोडक्शन गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स पढ़ा। अब आया आपका इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स के जस्ट अपोजिट, जो हमारे प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करे हैं, यानी कि अभी बनके तैयार नहीं है, या बनके तैयार है तो रीसेल के पर्पस के लिए है, यूज करने के लिए रेडी नहीं है, और किसी भी चीज में अगर वो जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। जैसे कि अगर चीनी घर पर चाय बन रही है उसमें इस्तेमाल हो रही है तो फाइनल गुड्स है। चीनी बिस्किट्स बनने में इस्तेमाल हो रही है, दुकान पर इस्तेमाल हो रही है, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है ना? नेशनल इनकम को निकालते वक्त जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना? तो अब तक हमारे क्या हुआ? हमारे फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स और हमारे प्रोड्यूसर गुड्स। अब अगर जो खर्चा है वो कंज्यूमर जो कर रहा है फाइनल गुड्स पर, उस खर्चे को हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और वही हमारा जो प्रोड्यूसर है वो कर रहा है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट की बात आई है तो इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास जो कैपिटल है वो चाहे पैसे के रूप में हो, माल के रूप में हो, स्टॉक के रूप में हो, एसेट्स के रूप में हो, उसका इंक्रीजमेंट होना, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू डेल्टा के। के स्टैंड्स फॉर कैपिटल, I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ
कैपिटल। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो जब हम फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिक्स इन्वेस्टमेंट नाम से ही आपको वैसे दिख रहा होगा कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो इन्वेस्टमेंट जो हमारी कैपिटल एसेट्स पर किया जाए। साल की शुरुआत में आपके पास 5 मशीन्स थी, साल के एंड में आपके पास 12 मशीन्स हो गई, तो कितना हमारा हो गया फिक्स इन्वेस्टमेंट? 7 का। वही अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है, पहले हम समझते हैं कि ये इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि साल की शुरुआत में एक टाइम पर जो प्रोड्यूसर है उस पर 3 चीजें होती हैं, रॉ मटेरियल होता है, फिनिश गुड्स होता है और सेमी फिनिश गुड्स होता है। यानी कच्चा माल, आधा बना हुआ माल या पूरा बना हुआ माल, इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। और इनमें जब भी इंक्रीजमेंट होता है उसको हम कहते हैं हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसी इन्वेस्टमेंट्स के साथ आते हैं हमारे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट का वो अमाउंट जिस अमाउंट में से अभी हमने डेप्रीशिएशन को अलग नहीं किया है, यानी कि डेप्रीशिएशन अभी भी इसमें क्या है, जुड़ा हुआ है, इंक्लूड है। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो अमाउंट जिस अमाउंट में से हमने डेप्रीशिएशन हटा दिया है। तो अगर मैं आपसे पहचान की पूछूं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को नेट इन्वेस्टमेंट में अगर आपको चेंज करना है तो क्या कर देंगे हम, डेप्रीशिएशन की वैल्यू को माइनस कर देंगे। और नेट इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, उसमें वैल्यू को प्लस कर दोगे। ठीक, ये आपको याद रखना है, आगे आपके जो नेशनल इनकम है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आ रहा है डेप्रीशिएशन। ये डेप्रीशिएशन है क्या? जब भी हम हमारी कैपिटल एसेट्स को जैसे प्लांट एंड मशीनरी को यूज करते हैं, यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे इनकी जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है बाय नॉर्मल वियर एंड टीयर, या कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए, रूटीन रिपेयर्स वगैरह, या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस जो कि प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करेगा कि यार ऐसा हो सकता है, या कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं। इसकी वजह से हमारी जो कैपिटल एसेट्स है जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, इनकी वैल्यू कम होती जाती है और उस कमी को हम कहते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के 3 नाम होते हैं, एक डेप्रीशिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये 3 नाम आपको मालूम होने चाहिए, डेप्रीशिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब जब डेप्रीशिएशन लगता है तो उसको कवर करने के लिए हम कुछ फंड भी बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मशीन है जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए और हर साल इस पर 50,000 से डेप लग रहा है। तो ये मशीन कितने साल में खत्म हो जाएगी? सर 10 साल में खत्म हो जाएगी। तो अगर हम हर साल 50,000 रुपए एक फंड में डालते हैं जिसका नाम है डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड, तो जब 10 साल बाद ये मशीन पूरी खत्म हो जाएगी तो 10 साल बाद हमारे पास 5 लाख रुपए होंगे जिससे हम एक और नई मशीन खरीद सकते हैं। अब इन दो के बाद और चीजें आती हैं हमारे पास जिसे हम एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस कहते हैं।
अब जैसे भूकंप वगैरह आ जाए, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, ये सारी चीजें हमारी आती है अनएक्सपेक्टेड में, और इससे हमारा डेप्रीशिएशन की जगह क्या हो जाता है, कैपिटल लॉस हो जाता है। भाई बाढ़ वगैरह आएगी तो हम ये थोड़ी ना एक्सपेक्ट करेंगे कि मशीन पे बस थोड़ा सा ताता हो जाएगी, हो सकता है पूरी बर्बाद ही हो जाए, है ना, तो उसको हम हमारा कहते हैं कैपिटल लॉस। तो ये तो कहानी है हमारी डेप्रीशिएशन की। अब डेप्रीशिएशन की कहानी के बाद इस चैप्टर का मेन एक पार्ट आता है जिस पर क्वेश्चन आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टॉक और फ्लो। स्टॉक और फ्लो। अब स्टॉक क्या होता है सर? स्टॉक का मतलब है जब आप किसी चीज को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर रहे हो, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर रहे हो, उसे हम कहते हैं स्टॉक। अभी के अभी आपके पास कितना पैसा है, अभी के अभी आपके सर के ऊपर कितने बाल हैं, अभी के अभी आपके बैग में कितनी बुक्स हैं, वो हमारा स्टॉक है। और फ्लो का मतलब एट अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के दौरान, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपके बैंक में कितना पैसा आया, कितना गया, आपके कितने बाल झड़ गए, आपने कितनी बुक्स निकाली डाली, ये सारा हमारा क्या कहलाता है, फ्लो है, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जा रहा है। तो इसी के हिसाब से हमारे दो फ्लो बनते हैं। एक होता है हमारा इंटर सेक्टोरल फ्लो और दूसरा होता है हमारा सर्कुलर फ्लो। मार्केट में हमारे 4 सेक्टर्स हैं। एक हमारा हाउस होल्ड, एक हमारा प्रोड्यूसर, एक हमारा गवर्नमेंट और एक हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब इन चारों सेक्टर्स में फ्लो चलता है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर से सामान लेता है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड से पैसा लेता है, प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को टैक्स देता है, गवर्नमेंट उनको लीगल स्टैंप देती है, और जो माल गवर्नमेंट पर इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो बाहर से अवेलेबल करवाती है। तो ये जो फ्लो चल रहा है इनके बीच में, ये डिपेंडेंसी जो चल रही है, वो हमारा है इंटरसेक्टोरल फ्लो। और जब सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में फ्लो चल रहा है, उस फ्लो को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो, जिसमें सिर्फ दो ही फ्लो होते हैं, मनी फ्लो और रियल फ्लो। अब मनी फ्लो में क्या होता है, अगर हाउस होल्ड या प्रोड्यूसर दोनों में से किसी के द्वारा पैसे का फ्लो हो रहा है, यानी कि या तो हाउस होल्ड पैसा दे रहा है प्रोड्यूसर को या प्रोड्यूसर पैसा दे रहा है हाउस होल्ड को, उस फ्लो को हम कहते हैं मनी फ्लो। जैसे कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर क्या नौकरी कर रहा है और प्रोड्यूसर उसके बदले पैसे दे रहा है, इस फ्लो को हम क्या कहेंगे, मनी फ्लो कहेंगे। लेकिन ना ही हाउस होल्ड से पैसा आ रहा है और ना ही हमारा प्रोड्यूसर से पैसा आ रहा है, इस फ्लो को हम कहेंगे रियल फ्लो। जैसे हाउस होल्ड प्रोड्यूसर क्या नौकरी कर रहा है और प्रोड्यूसर उसके बदले उसे गुड्स वगैरह दे रहा है, इस फ्लो को हम कहेंगे रियल फ्लो। ये कहानी के बाद आती है आपकी कहानी चैप्टर 3 की, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। क्या होता है हमारा नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का मतलब है जहां पर फैक्टर इनकम अर्न बाय normal resident of a country during an accounting year। भारत का जो नॉर्मल रेसिडेंट है उसके द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम के टोटल को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास दो नए टर्म्स हैं, फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट। फैक्टर इनकम हमारी वो इनकम होती है जो आपने मेहनत करके कमाई है, आपने कोई ना कोई सर्विसेज करी, कोई ना कोई मेहनत करी, जिसके बदले आपको क्या मिला, इनकम मिली, उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। और आपके कोर्स में इनके नाम भी दे रखे हैं, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सभी हमारे किसका पार्ट है, फैक्टर इनकम का पार्ट है। और नॉर्मल रेसिडेंट कौन है,
नॉर्मल रेसिडेंट वो व्यक्ति है जो पिछली पूरी साल भारत में रहा हो और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कमाना, गवाना, खर्च करना, सेव करना, वो भी भारत में हुआ हो, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। तो जब एक नॉर्मल रेसिडेंट जितने भी हैं भारत के, उनके द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम का हम अगर टोटल करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। इसमें हमारी ये जो फैक्टर इनकम है, इसको हम अर्न इनकम भी बोलते हैं, क्योंकि ये कमाई गई। तो यहां पर हमारी अनअर्न इनकम नहीं आती। अनअर्न इनकम कौन सी होती है? जो कोई हमें हेल्प के रूप में देता है, डोनेशन के रूप में, गिफ्ट के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में, ये सारी हमारी अनअर्न इनकम है, जिसको हम ट्रांसफर इनकम भी बोलते हैं, यूनिलैटरल पेमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। अब दो तरह की इनकम आती, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक इनकम हमसे कहती है वो फैक्टर इनकम जो चाहे हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई हो या फिर नन रेसिडेंट ने कमाई हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया के अंदर ही, बाहर से नहीं। क्या होता है डोमेस्टिक इनकम? कि फर्क नहीं पड़ता कि नॉर्मल रेसिडेंट हो या नन रेसिडेंट हो, फैक्टर इनकम काउंट होगी, लेकिन इंडिया के अंदर ही, बाहर नहीं। वही हमारा नॉर्मल रेसिडेंट यानी कि नेशनल इनकम क्या कहता है, फैक्टर इनकम होनी चाहिए सिर्फ किसकी, नॉर्मल रेसिडेंट की, वो चाहे इंडिया में रहकर हो या इंडिया से बाहर। तो दोनों में आपको एक चीज दिख रही है कि डोमेस्टिक इनकम में नन रेसिडेंट की इनकम आती है, नेशनल इनकम में नन रेसिडेंट की इनकम नहीं आती। डोमेस्टिक में इनकम सिर्फ इंडिया के अंदर अंदर आती है, नेशनल में बाहर की भी आ जाती है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम निकालते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें जो इनकम हमारी बाहर से अर्न हुई है, उसमें से माइनस कर देते हैं उस इनकम को जो हमारी नन रेसिडेंट ने अर्न करी है इंडिया के अंदर। माइनस करने के बाद अगर आपका NFIA आ रहा है, यानी कि वो अमाउंट ज्यादा है जो नेशनल इनकम का पार्ट है, और माइनस करके अगर आपका आ रहा है नेट फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, तो वो पार्ट है हमारा डोमेस्टिक का। तो जब आप जीडीपी को जीएनपी में चेंज करेंगे और NFI आ रहा है, NFI किसका पार्ट, नेशनल इनकम का, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए NFI को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और जीएनपी को जीडीपी में वापस आने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक कन्वर्जन है आपका। ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर कन्वर्जन। सबसे पहला जीडीपी, जीडीपी को हम जीडीपी एमपी भी बोल सकते हैं। जीडीपी को अगर आपको एनडीपी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस में, ये जो ग्रॉस है इसमें डेप शामिल होता है और नेट में डेप शामिल नहीं होता। अगर आप ग्रॉस से नेट में जाओगे तो डेप को क्या कर देंगे, माइनस, और नेट से ग्रॉस में जाओगे तो डेप को क्या कर देंगे, प्लस। अब आपके पास आ गया एनडीपी। अब आपको एनडीपी को चेंज करना है एनएनपी में, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे और एनएफआई दे रखा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे और एनएफआई दे रखा है तो माइनस करेंगे। मोस्टली केसेस में आपको एनएफआई ही दिया होगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका एनएनपी एमपी को एनएनपी एफसी में चेंज करिए। अब एनएनपी एमपी को एनएनपी एफसी में अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है एमपी, यहाँ पे आपको दे रखा है एमपी, और यहाँ पे आपको दे रखा है एफसी। एमपी मतलब मार्केट प्राइस और एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो एक टाइम पर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों बराबर हुआ करते थे,
लेकिन जैसे जैसे मार्केट में गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मार्केट प्राइस पर टैक्स लगा दिया। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर आप टाइम टू टाइम टैक्स भर रहे थे तो सरकार आपको सब्सिडी भी दे रही थी। यानी कि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ गया और सब्सिडी माइनस हो गया। तो अब एमपी की वैल्यू बढ़ गई एक तरीके से। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एमपी को वापस से एफसी में चेंज कर दो, तो एमपी में से हम जो जुड़ा है वो घटा देंगे और जो घटा है उसे जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? अगर मैं एन एन पी एम पी को एन एन पी एफ सी में चेंज करने के लिए बोलता हूं आपसे, तो आप एमपी में क्या कर देंगे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडी प्लस कर देंगे। और वही अगर आप एन एन पी एफ सी को एन एन पी एम पी में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस और सब्सिडी माइनस करेंगे। और एन एन पी एफ सी को ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को हम बोलते हैं हमारा नेशनल इनकम। ठीक है। फिर इसमें दो तरह के जीडीपी आते हैं। एक होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी और एक होता है हमारा रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों में फर्क क्या है? नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्वांटिटी अपॉन प्राइस, और इसमें जो प्राइस ली जाती है वो करंट प्राइस होती है जो इस समय चल रही हो। और रियल जीडीपी का भी होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, लेकिन इसमें जो प्राइस ली जाती है वो कांस्टेंट रहती है, पहले की जो फिक्स है वही। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक अच्छा इंडेक्स या सोशल वेलफेयर का इंडेक्स कौन बताता है, तो वो बताता है हमारा रियल जीडीपी। हम लोग रियल को नॉमिनल में चेंज कर सकते हैं, नॉमिनल को रियल में चेंज कर सकते हैं बाय फॉर्मूले से। अगर मान लीजिए आपको रियल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी के लिए नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, और अगर आपको नॉमिनल निकालना है तो रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। ये आपके फॉर्मूलेस होते हैं। ठीक है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई जो हमारा जीडीपी है, अच्छा जीडीपी या बुरा जीडीपी, वो कौन बताता है? वो बताता है हमारा रियल जीडीपी। ठीक है। तो अगर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या हमारा वेलफेयर भी बढ़ रहा है, सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है? क्या ऐसा होगा कि जब भी हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो हमेशा सोशल वेलफेयर होगा? ऐसा नहीं है। इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो ऐसा नहीं होने देती। क्या होती हैं सर लिमिटेशंस? सबसे पहली है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है वो इक्वली नहीं होती, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब जीडीपी में हमारे 4 सेक्टर्स आते हैं, हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ये चारों सेक्टर जब भी खर्चा करते हैं फाइनल गुड्स पर तो इससे हमारा जीडीपी फ्लक्चुएट होता है। तो जैसे कि मान लीजिए अभी आपके दिवाली का ही मैं डाटा बताऊं तो दिवाली में सिर्फ दिल्ली में 60 करोड़ रुपए की दारू पी गई। तो क्या दारू पीने से जीडीपी तो बढ़ेगा, लेकिन क्या कोई सोशल वेलफेयर हो रहा है? नहीं हो रहा। तो वो डिसाइड करता है कि जो जीडीपी में कंपोजिशन यानी अमाउंट आया वो कहां से आया है। फिर आता है आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब है अभी भी हमारे कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे बार्टर सिस्टम चलता है, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं। तो वो एक सोशल वेलफेयर हो रहा है, लेकिन वहां पे कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, तो उससे जीडीपी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। फोर्थ होता है हमारा एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब है कि आपने कुछ अच्छा किया, उसके बदले आपको कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, और आपने कुछ बुरा किया, उसके बदले आपको कोई भी पेनल्टी भुगतनी नहीं पड़ी, तो वो हमारा एक्सटर्नलिटीज है। अच्छा किया तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है, और बुरा किया तो हमारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। तो ये तो आपका है चैप्टर 3 नेशनल इनकम का। इसके बाद है आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 है हमारा, 'मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम'। 'मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम'
तीन मेथड है हमारे पास नेशनल इनकम को निकालने के लिए। पहला मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं और नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर चीजें आती हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस आईसी। अब हम समझ लेते हैं कि ये चीजें हैं क्या। देखो, सेल्स तो खैर आपको मालूम है क्या है, सेल्स बेचते हैं सेल्स। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और आईसी का मतलब है इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी कि परचेज। और परचेज भी कौन सा, गुड्स का, रॉ मटेरियल का, किसी एसेट्स का नहीं लिया जाएगा परचेज, किसी मशीन्स वगैरह का नहीं लिया जाएगा परचेज, तो वो परचेज यहाँ पर काउंट होगा। तो अब क्वेश्चन में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप सेल्स को लेंगे और एक्सपोर्ट भी दे रखा है, उस केस में आप एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्स में आ गया होगा। लेकिन अगर डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है, उस केस में हम सेल्स के साथ एक्सपोर्ट को भी ऐड कर देंगे। फिर अगर आपको चेंज इन स्टॉक दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो आप चेंज इन स्टॉक वाला अमाउंट जोड़ेंगे, ना कि इसका, क्योंकि पापा दे रखे हैं तो बेटों का कोई काम नहीं है। ऐसे अगर आपको आईसी दे रखा है तो किसी भी तरह की परचेज नहीं आएगी माइनस के लिए। और अगर नहीं दे रखा आईसी, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगी, परचेज ऑफ गुड्स आएगा। इस पूरे फॉर्मूले से हमारा निकल के आता है जीडीपी-एमपी। और जीडीपी-एमपी को आपको किस में कन्वर्ट करना है वो आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें आपको प्रिकॉशंस बहुत अच्छे से याद रखने हैं। प्रिकॉशंस आपको कौन कौन सी ध्यान रखनी है प्रोडक्ट मेथड में, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने किसी सेकंड हैंड गुड्स को बेचा है या खरीदा है, उसकी वैल्यू को आपको नहीं लेना है। लेकिन जब आपको उसमें कोई कमीशन मिला है, आपने कोई कमीशन अर्न किया है बाय सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, उस कमीशन को आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना है आपको, वो आपने फॉर्मूले में भी देखा है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना है। कोई ऐसे गुड्स जो आपके खुद के हैं और आपने उसे प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल किया है, तो आपको उसे लेना है। अगर आपने प्रोडक्शन किया है सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपने खाने के लिए, तो उसको लेना है, ठीक। लेकिन अगर आपने सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई सर्विसेज करा है, गुड्स को तो लेना है लेकिन सर्विसेज को नहीं लेना है। तो ये सारे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। ये तो है हमारा पहला मेथड। दूसरा मेथड है आपका इनकम मेथड। अब जब हम नेशनल इनकम कर रहे हैं और इनकम मेथड की बात हो रही है, तो इसमें कौन सी इनकम आएंगी, फैक्टर इनकम आएंगी। और फैक्टर इनकम कौन कौन सी थी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स इनकम। ये देखिए कितना छोटू सा फॉर्मूला है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। लेकिन आपको इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीजों का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड, जैसे कि रहने के लिए घर वगैरह दिया हो, जो भी है उसका पेमेंट है, पेमेंट इन काइंड। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ध्यान रखिएगा एम्प्लॉयर का लिया जाएगा, एम्प्लॉय का नहीं लिया जाएगा। जो भी वो पीएफ वगैरह में पैसा डालते हैं एम्प्लॉय,
वो लिया जाएगा। एम्प्लॉय के द्वारा जो डाला है वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, वो बेनिफिट जो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, और पेंशन। ठीक है, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा है तो ये सारी चीज आएंगी, अगर दे रखा है तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है हमारा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और प्रॉफिट के अंदर आता है डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और रिटेन अर्निंग। तो अगर ये ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो इनमें से कोई भी चीज नहीं आएगी। नहीं दे रखा तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब आएगा। प्रॉफिट दे रखा है तो ये डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, रिटेन अर्निंग नहीं आएगी। और प्रॉफिट नहीं दे रखा तो ये तीनों लिए जाएंगे। उसके बाद मिक्स इनकम में बहुत सारी इनकम का मिक्सचर होता है और उनको अलग अलग करना काफी मुश्किल है, तो इसीलिए मिक्स इनकम आपको क्वेश्चन में एज इट इज ही दिया होगा। ठीक है, अब इसके कौन कौन से, अब इसमें जो हमारी ट्रांसफर अर्निंग है, ट्रांसफर अर्निंग जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिले, स्कॉलरशिप मिले, पॉकेट एक्सपेंसेस मिले, ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इलीगल एक्टिविटी से कोई हमें इनकम हुई है, ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हमने कमीशन पेड करी है सेल या परचेज करने के लिए सेकंड हैंड गुड्स, तो ये इंक्लूड किया जाएगा। ब्रोकरेज मिली है हमें या दी है हमने, ये इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, लॉटरी लग गई हमारी, लॉटरी से इनकम हुई, ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको सारे एज अ प्रिकॉशंस याद रखने हैं। थर्ड मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। जो इनकम मेथड है उससे आपका निकल के आता है एनडीपीएफसी। थर्ड मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। देखो यहाँ पे नाम में ही खर्चा दिख रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो खर्चा हमारे 4 सेक्टर्स हैं, उन्हीं सेक्टर्स के द्वारा ही खर्चा किया जाता है। तो उसमें हमारा क्या क्या है, इसका फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो इसमें हम चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। ठीक है, इस मेथड को लगाने से हमारा निकलता है जीडीपीएमपी। और जीडीपीएमपी को आपको किस में कन्वर्ट करना है वो मैं ऑलरेडी आपको कन्वर्जन में बता चुका हूं। अब इसमें क्या क्या लेना है, उसके जो प्रिकॉशंस हैं वो इसके फॉर्मूले से ही आपको समझ में आ रहा है। तो ये आपका जो पार्ट हुआ वो हो गया नेशनल इनकम का, यानी कि अब तक हमने कितने चैप्टर कवर कर लिए, आपके 4 चैप्टर कवर कर लिए सर। और उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। फिर भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा ही। ठीक है, अब बारी आई चैप्टर 5 की, जिसका नाम है मनी भाई। मनी, मनी का एवोल्यूशन कब हुआ आपको मालूम है। सबसे पहले हमारे भारत में क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे, जिसको हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हमारे भारत में क्या आया, कमोडिटी मनी आई, जहां पर कॉइन्स के बदले सामान वगैरह एक्सचेंज किया जाता था। क्योंकि जो हमारा बार्टर सिस्टम था उसके बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स हमने देखने को मिले,
तो सबसे पहले मेटेलिक करेंसी आई जिसको हम कमोडिटी मनी भी बोलते हैं, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के हिसाब से। फिर हमारा पेपर मनी आया और इस समय हमारा ई मनी चल रहा है, ठीक है ना। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के जिसकी वजह से मनी का आना जरूरी था, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मतलब जो चीज आपको चाहिए वो किसी और के पास अवेलेबल है और उसे जो चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आप दोनों को ही एक दूसरे को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। आप दोनों को ही एक दूसरे को ढूंढना पड़ेगा, तो वो जो टाइम आपका जाएगा उसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ढूंढने में जो टाइम जाएगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो दूसरा, लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। आप किसी भी चीज का मेजरमेंट नहीं कर सकते कि किस चीज की कीमत क्या है। किसी को जॉब पे रखा है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट क्या देंगे। आप किसी चीज को स्टोर करके रखते थे तो आपको मालूम नहीं है कितनी वैल्यू है उसकी। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे हमारे बार्टर सिस्टम के, और मनी के आने के बाद ये सारे ड्रॉबैक्स खत्म हो गए। मनी ने इन सबको फंक्शंस में अपने चेंज कर दिया। तो मनी की फॉर्म क्या क्या है, किस किस टाइप की मनी होती है, फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी हमारी फेट मनी, एक तो फेट मनी कौन सी मनी होती है, फेट मनी वो पैसा होता है जो किसी ऑर्डर या अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे कि आपके जितने भी नोट्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, ये सभी हमारे किसका पार्ट है, फेट मनी का पार्ट। फिर इसी में आता है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी का मतलब होता है जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। आपको भरोसा है इसीलिए आपने भरोसे पर उसको एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि आपके चेक, ठीक है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देती। फिर इसी में आपके लीगल टेंडर मनी आता है, किसमें, फेट मनी में, जिसमें दो होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब है कि हम एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा 1 रुपीज है, किसी को 1 रुपीज 1,000 से ज्यादा के नहीं दे सकते। हमसे हमारी कुछ आपस में सलाह हो या बात हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, नोट्स वगैरह जो होते हैं वो हमारा अनलिमिटेड है, वो तो कितना भी दे दो सब एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आता है हमारा फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब है कि आप 5 रुपए का सिक्का बना रहे हो और उसको बनाने में खर्चा भी 5 रुपए का, यानी कि कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, उसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। और जब हमारी कमोडिटी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मनी वैल्यू, तो वो हमारा क्रेडिट मनी। मनी के फंक्शंस क्या क्या आते हैं सर, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है हमारी मनी, फंक्शंस ऑफ मनी। अब मनी के जो फंक्शंस हैं वो दो पार्ट में है, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, प्राइमरी फंक्शंस में आता है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो, यानी कि उसके बदले आप कोई भी चीज ले सकते हो एक्सचेंज में, क्योंकि मनी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ती है इससे। आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो, किस चीज की वैल्यू क्या है, मनी से हम मेजर कर सकते हैं। ये तो मेन फंक्शन है हमारे प्राइमरी में। सेकेंडरी में अगर आपको किसी को पेमेंट करना हो, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, आपको किसी भी चीज को स्टोर करके रखना हो,
स्टोर ऑफ वैल्यू, आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना हो, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये सारे हमारे मनी के सेकेंडरी फंक्शंस हैं। अब इन फंक्शंस के बाद आता है कि हमारी ये जो मनी है उसकी सप्लाई कहां से होती है, सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है कि जो हमारा टोटल स्टॉक है किसका, पैसे का, चाहे वो कहीं से भी आया हो, कंट्री में एक समय पर, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय पर कंट्री में मनी का कितना स्टॉक है, उसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी, और इसको हम स्टॉक कंसेप्ट भी कहते हैं। लेकिन कुछ बातें हमें इसमें ध्यान रखनी है कि जो गवर्नमेंट के पास पैसा है, जो गवर्नमेंट के पास से आया है, और जो बैंक में पैसा है, वो इसमें इंक्लूड नहीं करा जाएगा, क्योंकि जो मनी सप्लाई है वो यहीं से तो हो रही है, गवर्नमेंट के पास से और बैंक के पास से, क्योंकि ये हमारे सप्लायर्स हैं। मेजर्स में सिर्फ आपको मेजर ऑफ मनी सप्लाई हम कैसे करते हैं, हम लेते हैं M1, M2, M3, M4 भी करते हैं, लेकिन अभी जो आपका कोर्स है उसमें सिर्फ आपको M1 पढ़ना है। तो M1 में क्या आता है हमारा, M1 में फॉर्मूला होता है M1 इज इक्वल टू C प्लस DD और प्लस OD। C का मतलब है हमारी करेंसी, नोट्स वगैरह जो भी होते हैं। DD का मतलब होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो पैसा है जो हम जब चाहें तब निकाल सकते हैं, जब चाहें तब डाल सकते हैं। जो भी हमारे सेविंग अकाउंट है और करेंट अकाउंट है उसमें जो पैसा होता है वो हमारा डिमांड डिपॉजिट्स है। और OD यानी कि हमारा अदर डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट RBI के पास हो, डिमांड डिपॉजिट RBI के फॉरेन एक्सचेंज के रूप में हो, ये सारे हमारे अदर डिपॉजिट होते हैं। तो ये हमारा M1 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये है आपका जो चैप्टर मनी वाला। मनी के बाद इसमें एक और चीज है जिसको हम कहते हैं बैंकिंग, चैप्टर 6, बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग सिस्टम में दो ही चीजों का डिस्कशन होगा, एक तो हमारी कॉमर्शियल बैंक और एक हमारी सेंट्रल बैंक। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो हमारी कॉमर्शियल बैंक है वो पैसा क्रिएट कैसे करती है, क्रेडिट क्रिएशन जो होता है वो जो प्रोसेस है पूरी वो कैसे होती है। सबसे पहला ये हमारी कॉमर्शियल बैंक होती क्या है। कॉमर्शियल बैंक हमारी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पर हम जो पैसा डिपॉजिट करना चाहे कर सकते हैं, और लोन के रूप में अगर हमें चाहिए तो उनसे वो ले भी सकते हैं। यानी कि हमारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और हमें लोन एडवांस करती है, हमें लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये सारी चीजें करती है कॉमर्शियल बैंक। तो अब ये जो कॉमर्शियल बैंक है ये मनी क्रिएशन कैसे करती है, क्रेडिट क्रिएशन जिसको हम कहते हैं वो कैसे करती है, प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है ना, अब बैंकों के पास डिपॉजिट आती है कहां से, पब्लिक से। हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंकों में जिसको वो क्या कहते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। और वो पैसा जिन लोगों को लोन की जरूरत होती है वो पैसा लोन के रूप में लोगों को उठा देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। अब सेकेंडरी डिपॉजिट का मतलब क्या है कि जब भी आपको बैंक से लोन लोगे तो आप बैंक जो है आपकी वो लोन जब ही देगी जब आपका क्या होगा, तो बैंक जब तक आपका अकाउंट नहीं है उस बैंक में तब तक आपको पैसा नहीं देगी। और जब आप उनसे लोन लेंगे तो आपके अकाउंट पे एक क्रेडिट एंट्री पास कर देती है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। और जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं उससे बनती है हमारी डिमांड डिपॉजिट। और जाहिर सी बात है जो बैंक आपको जो रेट दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, उस इंटरेस्ट में और जो लोन की इंटरेस्ट लेगी उसमें काफी डिफरेंस होता है प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो चलता कैसे है, देखिए, एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, जो RBI के पास इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व कुछ पैसा रखना पड़ता है हमारी कॉमर्शियल बैंक को। तो ये जो इसका एक फॉर्मूला होता है
डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR इनटू कैश रिजर्व। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट को निकालने का फॉर्मूला होता है ये, जितना CRR है इनटू जितना आपके पास रिजर्व रखा हुआ है उससे ये निकलता है। तो ये आपको एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसके ऊपर। अगर हमारा CRR बढ़ेगा, ज्यादा होगा, तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और CRR कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन हमारा ज्यादा होगा। ये हमारी RBI फिक्स करती है। ठीक है, तो ये तो होता है डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला। अगर आपको क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालना है कि CRR कितना रहेगा जिससे हमारा क्रेडिट कितना टाइम जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है 1/CRR। ये फॉर्मूला होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर का, यानी कि CRR कितना परसेंट होगा उससे जो हमारी कॉमर्शियल बैंक है वो कितने टाइम्स तक उस पैसे को फ्लो कर सकती है। फिर बात आती है हमारी सेंट्रल बैंक की। अब सेंट्रल बैंक की क्या बात आती है? सेंट्रल बैंक क्या है, कौन है सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक है हमारी RBI, जिसको हम एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मेन बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो इसके पास कुछ फंक्शंस है, ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है सेंट्रल बैंक, जैसे बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। हमारे भारत में जितने भी कॉइन्स हैं और 1 रुपए का जो नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है, बाकी सारा पैसा RBI छापती है, और उसको ये मॉनेटरी कंट्रोल है क्योंकि वो बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स है हमारी। बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब किसी भी चीज को बेचना या खरीदना, उसका पैसा कैसे कैसे आएगा वो हमारी RBI डील करती है। एज अ एडवाइजर काम करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज वगैरह लाती है, ये सारे काम RBI करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। और बैंकर टू द बैंक भी है कॉमर्शियल बैंकों के लिए, बैंकर टू द बैंक भी है। जो भी नियम है, कानून है, कितना आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन करना है, ये सारे इसके काम रहते हैं। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या है? अगर जो हमारी कॉमर्शियल बैंक है वो कहीं से भी पैसा जुटा नहीं पा रही है, तो RBI उस समय आगे आके उसकी मदद करती है, जिसको हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। फिर इसमें कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आता है, जिसमें जो हमारी कॉमर्शियल बैंक RBI है वो मैनेज फ्लोटिंग वाला सिस्टम कर पाती है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन करती है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट करती है कि मार्केट में कितना पैसा क्रेडिट की फॉर्म में फैलाना है और कितना पैसा क्रेडिट की फॉर्म में नहीं फैलाना है। तो ये सारे फंक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, जो कि बोर्ड में पूछे जाएंगे और ये हमारे सेंट्रल बैंक द्वारा किए जाते हैं। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जिससे जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो जो मनी फ्लो है उसकी वजह से जो मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया या डिफ्लेशन आ गया उस चीज को कंट्रोल करती है। जैसे सबसे पहले हमें हमारा बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो रेट है जब कॉमर्शियल बैंक RBI से लोन लेती है लंबे समय के लिए, उस पर जो ब्याज चार्ज करती है RBI उसको बैंक रेट कहते हैं। तो जब बैंक रेट बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा? मार्केट की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, और जो हमारी क्रेडिट की डिमांड है वो कम हो जाएगी, लोन कम लेंगे, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी, और इन्फ्लेशन हमारी सही कंट्रोल हो जाएगी। और इसका जब उल्टा किया जाएगा तो जस्ट वाइस वर्सा। फिर आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो RBI है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को बेचती है या खरीदती है गवर्नमेंट के लिए। तो जब हमारी जो सरकार है अपनी प्रॉपर्टीज को बेचती है तो क्या हो गया? उन्होंने मार्केट से पैसा सोख लिया,
अब मार्केट से पैसा सोख लिया तो हमारे जो कैश रिजर्व वगैरह है कॉमर्शियल बैंक के, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा, उनके पास पैसा कम होगा, उनके पास क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और जब परचेस करेगी तो मार्केट में पैसा तो था ही, गवर्नमेंट ने भी पैसा दे दिया, तो इससे क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा। फिर आता है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट भी बैंक रेट की तरह ही है जो हमारी कॉमर्शियल बैंक लेती हैं, लेकिन रेपो रेट में क्या होता है, कम समय के लिए ब्याज, कम समय के लिए पैसा लेती हैं। इसमें भी सेम वही चेंजेस होंगे जो बैंक रेट में हो रहे थे। अगर बढ़ा दिए जाएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, घटा दिए जाएंगे तो डिफ्लेशन। ठीक है। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब है अब यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया और उन्होंने वो पैसा आरबीआई के पास दे दिया है और आरबीआई उस पैसे पर ब्याज देगी कॉमर्शियल बैंक को। तो जब रेपो रेट कम होगा तो जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपना पैसा कम रखेगी आरबीआई के पास, ज्यादा पैसा सीआरआर के फॉर्म में रखेगी, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन रेपो रेट बढ़ा दी जाएगी तो आरबीआई अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे उनके पास रखेगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। फिर आता है हमारा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर वो रिजर्व होता है जो कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, और एसएलआर वो होता है जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखती है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। ठीक है ना। तो सीआरआर अगर बढ़ेगा तो सेम इफेक्ट होगा जो बैंक रेट के बढ़ने पर हो रहा था, और घटेगा तो भी सेम इफेक्ट होगा जो बैंक रेट के घटने पर हो रहा था, और सेम हमारा एसएलआर में भी चलता है। तो ये तो थे हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ होते हैं हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आता है पहला हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि आप जब कभी लोन लेते हो, आपको मान लो 40 लाख का लोन चाहिए, तो आपको उस लोन के लिए ज्यादा अमाउंट की चीज रखनी पड़ेगी। आपने 60 लाख की चीज रख दी। अब 60 लाख की चीज रख दी आपने, तो इसमें क्या हो गया, इसमें जो गैप है 20 लाख का, ये आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को और बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को और बढ़ा दिया जाएगा तो मार्केट में डिमांड जो होगी क्रेडिट की वो कम हो जाएगी, सप्लाई जो होगी क्रेडिट की वो भी कम हो जाएगी, मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। लेकिन अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी जाएगी तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। फिर है हमारा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। जो लोन की ब्याज है, एजुकेशन लोन की ब्याज क्या रहेगी, गोल्ड लोन की ब्याज क्या रहेगी, वो सब डिसाइड करना इनका काम होता है। और मोरल सुएशन, मोरल सुएशन में जैसे आपकी पीटीएम होती है ना, हालचाल होते हैं, पूछा जाता है आपसे, वैसे ही यहाँ पूछा जाता है मोरल सुएशन में। आरबीआई मीटिंग लेती है कॉमर्शियल बैंक की, उन्हें गाइड करती है कि आपको आगे कौन कौन सी पॉलिसीज लानी है, कैसे लानी है, क्या करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती है बाय आरबीआई। तो ये है आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, और ऑलमोस्ट हमने 50% से ज्यादा आपका जो मैक्रो के पोर्शन है वो कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 7, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट। अब देखिए, जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी होती क्या है। पहली बात, एडी आपका जो कोर्स में है वो है इनकम के साथ, यानी कि इनकम के साथ जो एग्रीगेट डिमांड है उसका जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो एग्रीगेट डिमांड घटेगी। लेकिन ये एडी है क्या, एडी का मतलब है कि एडी है हमारा एग्रीगेट डिमांड। इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, सॉरी ये क्या हो गया, इसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं एडी में। पहला होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम सी से नोट करते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड जो भी खर्चा करता था उसे हम क्या कहते थे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर होता है हमारा प्रोड्यूसर, जो खर्चा करता है उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो करती है उसे जी से नोट करते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्स माइनस एम। तो ये एडी के कंपोनेंट्स होते हैं।
हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर का खर्चा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चारों सेक्टर्स मिलकर कितना खर्च करने के लिए सोच रहे हैं एक साल के अंदर, यानी कि प्लान कर रहे हैं, एक्चुअल खर्चा नहीं करा, अभी प्लान कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एडी। और जब भी इकोनॉमिक्स में हम किसी चीज को प्लान करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्स एंट, और जब वो एक्चुअल में हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं एक्स पोस्ट। तो एडी क्या है? ये जो भी हमारे चारों सेक्टर्स हैं एक साल में कितना खर्च करने की सोच रहे हैं फाइनल गुड्स पर, उसको हम कहते हैं हमारा एडी। तो हम एक जरा कर्व टाइप लेते हैं, उससे हम समझते हैं कि हमारी इनकम और एडी। इनकम ले ली हमने 0, 20, 40, 60, 80। एडी ले लिया हमने 30, 35, 40, 45, 50। अब आप ये देख रहे होंगे कि जब इनकम हमारी 0 है तब भी एडी हमारा 30 है, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर आपका होगा ही, कुछ ना कुछ तो आप खर्च करोगे ही भाई। आपको जीने के लिए कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा, भले आपकी इनकम 0 हो। और वो कहाँ से खरीदोगे आप? सेविंग में से, जिसकी वजह से हमारी सेविंग कहाँ चली जाएगी? माइनस में चली जाएगी। ठीक है ना? अब 20 की इनकम हुई, 35 का खर्चा किया, अभी भी 15 माइनस में, 0, 15, 30। तो अगर मैं इसे कर्व में बनाऊं और कर्व में मैं एक्स एक्सिस को इनकम लूं और वाई एक्सिस को लूं एडी, तो अगर इनकम 0 है और एडी था 30, तो ये लाइन कुछ एडी की ये जाएगी और इनकम की लाइन कुछ ये जाएगी। तो ये जो पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट किया, ये वाला, ये हमारा क्या है? ये हमारा है y इज इक्वल टू एडी, जहां पर इनकम हमारी किसके बराबर है? एडी के बराबर है। इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं, ये आपका एडी का कर्व है। ठीक है ना? तो जहां पर अभी बात हो रही थी कंपोनेंट्स की, तो एडी की हमारी कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताया 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एडी के। तो उसमें कुछ इकोनॉमी होती है हमारी, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि बाहर के किसी सेक्टर को हम अलाउ नहीं करेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नहीं होगा। तो ये चीज होगा C प्लस I प्लस G। और इसमें होता है 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी। अगर 2 सेक्टर की बात करी जा रही है तो वो C प्लस I लिया जाएगा, और अगर 3 सेक्टर की बात करी जा रही है तो वो C प्लस I प्लस G लिया जाएगा क्लोज इकोनॉमी में। और आपके इस चैप्टर में जो केन्स जी है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि AD इज इक्वल टू 2 सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से लेना है C प्लस I। फिर होती है हमारी ओपन इकोनॉमी, जिसमें सब आ जाता है, यानी कि C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो ये हमारी होती है ओपन इकोनॉमी और वो हमारी होती है क्लोज इकोनॉमी। तो ये तो कंसेप्ट था आपका किसका? AD का, जो आपने AD का कंसेप्ट देखा। अब बारी आती है AS की, एग्रीगेट सप्लाई। मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर हैं एक साल के अंदर कितना गुड्स को बनाने पर खर्च करने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं हमारा AS। तो इसका जो कर्व मान लीजिए, इनकम हमारी 0 है, 20 है, 40 है, तो AS भी हमारा 0, 20, 40। ये बराबर क्यों है? क्योंकि भाई इनकम होगी तभी तो उतना आप सप्लाई करोगे। तो इसका जो कर्व होता है वो सेम जाता है, ये देखिए ऐसा जाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। और इसमें भी हमारा पॉजिटिव रिलेशन चलता है, इनकम बढ़ेगी एएस बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो हमारा एएस भी कम होगा। अब अगर सारी चीज को देखा जाए, y आपको मैं दे दूं अगर 0, 50, 100, 200, कंजप्शन है हमारा 50, 100, ठीक है, और 150। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि इनकम 0 है और कंजप्शन क्या है? 50 है, यानी कि अभी भी
कुछ ना कुछ हमारा कंजप्शन जरूर होगा। क्यों? देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, भले ही हमारी इनकम क्या हो, जीरो हो। इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्या कहते हैं हम? ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन, जिसको हम सी बार से नोट करते हैं। ऑटोनॉमस कंजप्शन यानी कि कुछ ना कुछ कंजप्शन तो होगा ही, और ये कंजप्शन कहां से हो रहा है? हमारी सेविंग में से। लेकिन आप एक चीज देखो कि ये तीनों ही आपस में पॉजिटिव रिलेशन रख रहे हैं। इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा और सेविंग भी बढ़ेगी। इनकम कम होगी तो कंजप्शन भी कम होगा और सेविंग भी कम होगी। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन, जहां पे एक फंक्शन आता है पहला, जिसको हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। क्या है कंजप्शन फंक्शन? कंजप्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। कंजप्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, जिसकी इक्वेशन जो होती है वो होती है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। यहां पर C हमारा कंजप्शन फंक्शन के लिए है, C बार हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है, B हमारा MPC है जिसे हम समझेंगे क्या होता है MPC, और Y हमारी इनकम। ठीक है ना? तो अब जरा मैं पॉइंट को आपको बता दूं कि क्या है आपका ये चीजें। अगर इसी क्वेश्चन को मैं देखूं तो एक होता है हमारा APC और एक होता है हमारा MPC, एक होता है हमारा APS और एक होता है हमारा MPS। APC का मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और APS का है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है जब हम टोटल कंजप्शन को डिवाइड कर देते हैं टोटल इनकम से, ताकि हम मालूम कर सके कि कितना खर्चा कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं APC। और जब हम जितना एडिशनल कंजप्शन कर रहे हैं एडिशनल इनकम के चेंज होने की वजह से, यहाँ 50 से 75 हो गया, 25 बढ़ गया, ये 0 से 50 बढ़ गया, तो इसके लिए हम निकालते हैं MPC मार्जिनल। ऐसे ही APS होता है, टोटल सेविंग में से डिवाइड कर देते हैं टोटल इनकम, और MPS एडिशनल सेविंग अपॉन एडिशनल इनकम। तो APC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C अपॉन वाई, और APS का होता है S अपॉन वाई। MPC का होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, और MPS का होता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। ये आपको याद रखना है। तो जो हमारा MPC है वो कांस्टेंट रहता है, उसका जो स्लोप होता है वो स्ट्रेट होता है लीनियर कंजप्शन फंक्शन की वजह से, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ सी लाइन। यानी किसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ सी लाइन? MPC को। और सेम ऐसा ही MPS का होता है, उसका भी स्ट्रेट रहता है कंजप्शन वाले में, सेविंग वाले में, और उसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ S लाइन। ये स्लोप ऑफ सी लाइन और स्लोप ऑफ S लाइन याद रखना है आपको अच्छे से। ठीक है ना? तो अभी आपने कंजप्शन फंक्शन देखा, ऐसे ही हमारा होता है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग और इनकम। इसको हम कैसे नोट करते हैं? S इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब ये माइनस सी बार का मतलब क्या है? याद होगा आपको, जब इनकम हमारी जीरो थी तब हमने कुछ ना कुछ कंजप्शन किया था जिसकी वजह से सेविंग हमारी माइनस में चली गई थी। तो वो जितना भी कंजप्शन है ऑटोनोमस कंजप्शन, उसमें माइनस लगा दो तो हमारी सेविंग ही है, तो हमारा माइनस सी बार प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस बी यानी 1 माइनस MPC, और y हमारी इनकम। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा APC है और जो MPC है दोनों ही हमारा होता है 1। देखिए कैसे, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है। APC का फॉर्मूला C अपॉन वाई, APS का फॉर्मूला S अपॉन वाई इक्वल टू 1। एलसीएम लिया y आएगा,
सी प्लस एस इजकल टू 1। इनकम का फॉर्मूला भी यही है, इनकम का फॉर्मूला सी प्लस एस। जब आपको इनकम होगी तो आप या तो कंजप्शन करोगे या सेविंग करोगे, तो सी प्लस एस की जगह वाई अपॉन वाई इजकल टू 1। तो एपीसी प्लस एपीएस इजकल टू 1 होता है हमारा, ये हमने देख लिया। अब बारी आई अगर हमारी एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो डेल्टा वाई आएगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, यानी कि ये हमारा किसका फॉर्मूला है, डेल्टा वाई का, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1। तो अगर एमपीसी को आपको मालूम है और आपको एमपीएस निकालना है तो 1 से माइनस करके निकाल लोगे, और एमपीएस मालूम है एमपीसी निकालना तो भी 1 से माइनस करके निकाल लोगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ये तो है आपका जो चैप्टर एग्रीगेट डिमांड वाला, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट वाला। फिर ये कंसेप्ट जब आगे जाता है आपका चैप्टर नंबर 8 पर, जहां पर कहा जा रहा है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है, AD इज इक्वल टू AS हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और S इज इक्वल टू I भी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। कैसे होता है, S इक्वल टू I कहां से आ गया सर, देखिए आपने माना था प्रीवियस चैप्टर में कि Y इक्वल टू AD है, और Y का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं C प्लस एस था, और AD के फॉर्मूले की बात करूं तो C प्लस I हम ले रहे थे, और यहाँ पे C से C चला गया तो S इक्वल टू I। तो यानी कि AD इक्वल टू AS भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और S इज इक्वल टू I भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो शॉर्ट रन का मतलब क्या है कि सर हमारे पास जो समय है वो कम है, कम समय में अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो किससे बढ़ाएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट से बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे यानी कि एम्प्लॉयमेंट से बढ़ाएंगे। ज्यादा आउटपुट कब होगा, जब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कि हायर लेवल ऑफ आउटपुट हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोअर लेवल ऑफ आउटपुट लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो शॉर्ट रन एक वो समय यहाँ पे आपके पास तकनीक में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, जो भी चेंज करोगे आउटपुट को बढ़ाने के लिए वो इसमें करें। अब आपका आता है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, वो मैंने आपको बता ही दिया कि इक्विलिब्रियम आउटपुट कब आएगा आपका, जब आपका AD इक्वल टू AS होगा, और जब आपका S इज इक्वल टू I होगा। AD क्या होता है वो एक्चुअल में आपको अच्छे से मालूम है, AD क्या होता है वो एक्चुअल में आपको बहुत अच्छे से अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर क्या होगा अगर AD ज्यादा है AS से, इस कंडीशन में क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ AD इज ग्रेटर देन AS। देखिए अब AD ग्रेटर देन AS है तो यहां पर हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा कब तक, जब तक AD इक्वल टू AS नहीं हो जाए, और अगर कम है AD लेस देन AS है तो प्रोडक्शन को बंद करना पड़ेगा जब तक कि पुराना का जो स्टॉक है वो सारा का सारा क्लियर नहीं हो जाता। वही बात आती है S और I में, S इक्वल टू I, S हमारी सेविंग और I हमारे की इन्वेस्टमेंट। अब अगर S इज ग्रेटर देन I है, अब S ग्रेटर देन I है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसी कंडीशन है जहां पे लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं और खर्चा कम कर रहे हैं। तो यानी कि एक तरीके से वो कंडीशन बन गई जहां पे AS इज ग्रेटर देन AD है। तो इस कंडीशन में प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा जब तक सारा का सारा माल क्लियर नहीं हो जाता। और इसका जस्ट उल्टा, जब लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, यानी कि ये कंडीशन बन गई AD ग्रेटर देन AS, अब हमें यहाँ पर प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। कब तक, जब तक हमारा जो भी AD इक्वल टू AS या S इक्वल टू I नहीं हो जाए। अब तीन बेसिक एजम्पशंस हैं, एक आपका ये जो टाइम है वो क्या है, शॉर्ट पीरियड ही है, शॉर्ट पीरियड एनालिसिस है। इकोनॉमी जो होनी चाहिए वो टू सेक्टर होनी चाहिए, क्लोज इकोनॉमी, AD इज इक्वल टू C प्लस I होनी चाहिए, प्लस AS हमारा परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब क्या है सर,
आपने एक चीज देखी, जो भी चेंज हो रहा है वो एएस में ही हो रहा है, या तो प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं या प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, यानी जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो हमारा किस में कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं अपना एएस में। तो एएस हमारा परफेक्टली इलास्टिक है। लेकिन जब हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट से एक मल्टीप्लायर इफेक्ट निकल के आता है, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है सर? मान लीजिए आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा था और आपको इनकम भी हो रही थी। अब आपने अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा दिया और उससे आपकी इनकम भी बढ़ी, तो इसको हम कहते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर, और घटाया है तो उसको हम कहते हैं बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। यहाँ पे चेंज आता है, कितना इनकम चेंज हुआ और कितना इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ। इस के का एक रिलेशन होता है एमपीसी के साथ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ। कैसा? K इज इक्वल टू 1 K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ये एक रिलेशन होता है K का, जिसको हम आप लोग न्यूमेरिकल्स करने में यूज कर सकते हैं, 1 माइनस एमपीसी। और आपको एक बात बता दूं, 1 माइनस एमपीसी को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन एमपीएस भी कर सकते हैं। तो ये रिलेशन था आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, और ये कहानी है इस चैप्टर की, किसकी? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब जो यहाँ पर दिक्कत आ रही थी, एडी ग्रेटर देन एएस था या एडी लेस देन एएस था, वो दिक्कत से मार्केट में एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड हुई, जो आपका है चैप्टर 9 की कहानी। चैप्टर 9 क्या है आपका? प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। तो इससे पहले, इन डिमांड से पहले आपकी कुछ सिचुएशन आती है। एक आती है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट, एक आती है हमारी वॉलेंट्री वाली, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, एक आती है हमारी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, उससे पहले हम समझ लेते हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या है। पहले तो हम वॉलेंट्री का मतलब समझते हैं। वॉलेंट्री का मतलब है कि पर्सन, जॉब तो मिल रही है लेकिन जिस रेट पर वो काम करना चाह रहे हैं उस रेट पर जॉब नहीं मिल रही, इसीलिए वो काम नहीं कर रहे अपनी इच्छा से, उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि जॉब ढूंढ रहे हैं, कैसी भी जॉब मिल जाए कर लेंगे, लेकिन जॉब मिल ही नहीं रही। और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जिस रेट से जॉब करना चाह रहे हैं, जिस रेट से जॉब ढूंढ रहे हैं, उस रेट से जॉब मिल गई, उसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर एक कंडीशन है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जहां पे एडी इक्वल टू एएस है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जहां पर भी एडी इक्वल टू एएस है। लेकिन सर दोनों में फर्क क्या है? एडी इक्वल टू एएस है, सारे रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कर चुके हो, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और जब हमारे रिसोर्सेज अभी बचे हैं, क्योंकि एडी ग्रेटर देन एएस है या एडी लेस देन एएस है, तो कुछ बचे हैं, तो वो कंडीशन है एडी इक्वल टू एएस अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर। अब यहां पर लोग पूछते हैं कि सर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो क्या कुछ भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा? देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही है, ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस, फ्रिक्शनल चेंजेस रहता ही रहता है, ठीक है। तो अब यहां पर प्रॉब्लम समझते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हम देखते हैं, एडी इज लेस देन एएस। अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एडी लेस देन एएस का मतलब क्या है, कैसे हुआ, ये कॉजेस क्या है इसके। आपने पढ़ा था कि एडी में 4 सेक्टर थे, कौन कौन से? हाउस होल्ड था,
गवर्नमेंट था, प्रोड्यूसर था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थे। इन चारों सेक्टर्स ने जब अपने खर्चे को कम कर दिया होगा, उसकी वजह से एडी कम हो गया, जिसकी वजह से एएस ज्यादा हो गया। एडी इज लेस देन एएस, ये तो रीजन है। इसकी वजह से हमारी जो डिमांड हो गई वो क्या हो गई, डेफिशिएट डिमांड हो गई, मार्केट में डिमांड की कमी हो गई। अब अगर इसका कर्व बनाओगे तो आप ऐसा बनाओगे कि आपने सोचा तो ये था लेकिन डिमांड ये हुई। ये जो बीच का गैप है इसे हम डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। मार्केट में क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। अब मार्केट में जब डिफ्लेशन हो जाएगा तो एक कंडीशन आ रही है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, कि यानी कि एडी उतना तो जा चुका जितना चाहिए था, एडी इक्वल टू एएस तो है, लेकिन अभी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हुआ है। दूसरा कौन सा गैप आ रहा है मार्केट में, डिफ्लेशन आ रही है, मंदी आ रही है मार्केट में, जिसको हम कह रहे हैं डिफ्लेशनरी गैप। कुछ अनडिजायर्ड स्टॉक रह जाएगा किसके पास, प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि वो सारा का सारा माल तो बेच नहीं पाया। और लॉस ऑफ प्रॉफिट, जब वो सारा का सारा माल बेच नहीं पाया तो उसके माइंड में रहेगा कि यार मेरे को जो प्रॉफिट होना था एक्चुअल में वो नहीं हो पाया। ये सारे कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे किस केस में, जब होती है डेफिशिएंट डिमांड यानी कि एडी लेस देन एएस। अब अगर बात करी जाए एडी ग्रेटर देन एएस की, तो जब एडी ग्रेटर देन एएस है तो मार्केट में क्या हो गया, एक्सेस डिमांड, और डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो मार्केट में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी। सर किसकी वजह से महंगाई आई होगी, किस रीजन की वजह से महंगाई आई होगी। अभी आपने पढ़ा था कि जब एडी में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी सबने, चाहे वो हाउस होल्ड हो, प्रोड्यूसर हो, गवर्नमेंट हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, चारों सेक्टर्स ने अपनी डिमांड को कम कर दिया तो एडी कम हो गया। अब चारों सेक्टर्स ने अपनी डिमांड को इंक्रीज कर दिया जिसकी वजह से हमारा एडी क्या हो गया, बढ़ गया, एक्सेस डिमांड हो गया, और मार्केट में क्या हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई हो गई। यानी कर्व की बात करी जाए तो ये सोचा था और ये हो गया, और ये जो बीच का गैप आ रहा है ये है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। अब मार्केट में क्या हो जाएगा, कौन कौन सी कंडीशन आ जाएगी, एक मैंने बताया मार्केट में क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशनरी गैप। दूसरा स्टैटिक जीडीपी, इसका मतलब क्या है सर, भले ही जीडीपी ज्यादा रहे लेकिन एडी ज्यादा है और एएस कम है, यानी कि डिमांड तो फुलफिल हो नहीं रही। डिमांड फुलफिल नहीं हो रही तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ही नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमारे जीडीपी पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेस डिमांड होगी तो जो मजदूरी की रेट है वो भी बढ़ जाएगी लोगों के द्वारा। और लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट यानी कि उसके माइंड में रहेगा कि यार मैं डिमांड फुलफिल ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे क्या हो जाएगा, एक लॉस हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन बन गई है मार्केट में, एक्सेस डिमांड जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गई है, और डेफिशिएंट डिमांड, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ मेजर्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, जिसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, जिसमें सरकार के एक्सपेंडिचर आते हैं, सरकार के पास टैक्सेस होते हैं, ठीक है ना। अब सरकार अपने खर्चों को बढ़ा देगी जब मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है, और घटा देगी जब मार्केट में एक्सेस डिमांड है। सरकार टैक्सेस की रेट बढ़ा देगी जब एक्सेस डिमांड है, टैक्सेस की रेट घटा देगी जब डेफिशिएंट डिमांड है। उसके बाद पब्लिक बोरोइंग, जिसे हम पब्लिक डेब्ट कहते हैं, सरकार ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग करेगी जब डेफिशिएंट डिमांड है, कम से कम बोरोइंग करेगी जब एक्सेस डिमांड है ना। बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, सरकार ज्यादा आरबीआई से बोरिंग करेगी जब क्या है, जब डेफिशिएंट डिमांड है, कम बोरिंग करेगी जब एक्सेस डिमांड है। फिर आता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर होता है, उसमें सेम वैसे ही फंक्शन चलता है जैसे आपने मनी वाले चैप्टर में समझा था। नहीं, एक्सेस डिमांड वाले में सबकी रेट बढ़ा दी जाएगी और डेफिशिएंट डिमांड में सबकी जो रेट है वो कम कर दी जाएगी। तो ये तो है आपका चैप्टर 9। अब हम चलते हैं आपका चैप्टर नंबर 10 पर, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट।
गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है? हर साल 1 फरवरी को गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक बजट तैयार करती है, उसे फाइनेंस मिनिस्टर तैयार करता है, प्रेजेंट करता है उस एनुअल बजट को पार्लियामेंट में, और आने वाले 1 अप्रैल से वो लागू हो जाता है। तो उस बजट में क्या होता है? उस बजट में पिछले साल की पूरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए आने वाले साल की आपकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होंगी, कौन कौन सी पॉलिसीज होंगी, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सब उसमें होता है। तो ये जो बजटरी पॉलिसी होती है उस पे 2 एक्सपेक्ट होते हैं। जो आपकी बजटरी पॉलिसी होती है उस पर 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेक्ट और एक होता है एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट। रेवेन्यू यानी कि पैसा जो सरकार के पास आएगा, वो चाहे रेवेन्यू रिसीप्ट की फॉर्म में आए या कैपिटल रिसीप्ट की फॉर्म में, और खर्चा जो सरकार करेगी वो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म में करे या कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। क्या होता है रेवेन्यू रिसीप्ट, क्या होता है कैपिटल रिसीप्ट, वो हम पहले देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट हमारी वो रिसीप्ट होती है जिसके आने से सरकार की किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ता, और कैपिटल रिसीप्ट वो रिसीप्ट होती है जिसके आने से सरकार की एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क पड़ता है, जैसे टैक्सेस और नॉन टैक्स रिसीप्ट। जब हम सरकार को टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, इस टैक्स को देने से सरकार के ऊपर हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। और नॉन टैक्स जैसे फीस, हम सरकार को फीस देते हैं जब जगह का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो फीस देते हैं। फाइन देते हैं जब हम सरकार के किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक कर देते हैं। एसचीट, अगर कोई ऐसी जगह है जिसका कोई आगे नॉमिनी ही नहीं है, कोई लीगल हायर ही नहीं है, तो वो सरकार ले लेती है उस जगह को और उस पर अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। स्पेशल असेसमेंट, सरकार है किसी प्रोजेक्ट के द्वारा आपकी जगह की रेट बढ़ गई तो उसमें हमें सरकार को पैसा देना पड़ता है। ये सारी चीज सरकार के लिए एक रेवेन्यू रिसीप्ट का हिस्सा है जिससे कोई भी एसेट लायबिलिटी फर्क नहीं पड़ता। और कैपिटल रिसीप्ट वो पैसा जो सरकार के पास आएगा तो सरकार की एसेट्स या लायबिलिटी में फर्क पड़ेगा, जैसे सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, अपनी किसी प्रॉपर्टीज को बेचा, ठीक है ना, या फिर सरकार ने लोन लिया, तो ये सरकार के लिए क्या है? कैपिटल रिसीप्ट है, सरकार की एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर से पहले हम लोग इसका जो एक मेन पार्ट है गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि बजट के ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, उसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि जब सरकार बजट बनाती है तो उसके माइंड में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव रहते हैं, कौन कौन से उद्देश्य रहते हैं। सबसे पहला है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ का मतलब है, जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि हमारे जो देश की जीडीपी है वो बढ़े। कैसे बढ़ सकती है? सरकार अपने खर्चों को बढ़ा दे, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे, और प्राइवेट खर्चे हैं उनको करने के लिए बढ़ावा दे। कैसे बढ़ावा दे सकती है सरकार? टैक्स में छूट दे, टैक्स रिबेट दे, सब्सिडीज वगैरह दे सरकार। ऐसा करके सरकार क्या कर सकती है? सरकार बढ़ावा दे सकती है ना, जिससे हमारे देश की क्या होगी? जीडीपी ग्रोथ होगी। उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, सरकार के पास जो भी साधन है उन्हें ऐसे इस्तेमाल करें कि ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर हो, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी हो और सोशल वेलफेयर भी हो। फिर प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स, प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स का मतलब है सरकार नियम कानून बनाती है कि कौन कौन से हमें लॉ बनाने हैं जो लोगों के ऊपर काम करेंगे, किस हिसाब से हम नियम बनाएंगे। इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, रीजनेबल ग्रोथ के साथ काम करती है। बैलेंस रीजनेबल ग्रोथ, यानी कि बैलेंस का मतलब है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो चलता रहे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकाले टाइम टू टाइम, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, यानी कि ना ही इन्फ्लेशन आए। इन्फ्लेशन आए तो कैसे कंट्रोल करना है वो आपने देखा ही है, डिफ्लेशन आए तो कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें हमारी इसमें आती हैं गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव में।
तो जैसा कि मैंने आपको रिसीप्ट के बारे में तो बता दिया, अब बात आती है आपकी एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है वो खर्चा जिस खर्चे को करने से सरकार के किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, यहाँ पर सरकार ने जो खर्चा किया, इससे सरकार की कोई भी लायबिलिटी में कमी नहीं आई, एसेट्स में कमी नहीं आई। सरकार ओल्ड एज पेंशन दे रही है, सैलरीज वगैरह दे रही है, स्कॉलरशिप वगैरह दे रही है, ऐसा खर्चा करने से ना ही सरकार की कोई एसेट्स बनी। तो ऐसा खर्चा जिसको करने से सरकार की किसी भी एसेट लायबिलिटी को फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बात आई अगर हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो ऐसा खर्चा जिसको करने से सरकार की एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि सरकार लैंड एंड बिल्डिंग बनवाती है, रोड वगैरह बनवाती है, ये सारे खर्चे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। ठीक है, तो अभी आपने सारे एक्सपेंडिचर दोनों टाइप के और सारी रिसीव दोनों टाइप की देखी। अब कुछ आते हैं हमारे बजट डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट। इसमें सबसे पहला आता है रेवेन्यू डेफिशिएट। अब डेफिशिएट का मतलब है जहां पर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीव कम है, और सरप्लस का मतलब जहां पर रिसीव ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। तो जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है रेवेन्यू डेफिशिएट की, यानी कि इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड, और इस केस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसीव्ड से। दूसरा होता है फिस्कल डेफिशिएट। अब फिस्कल डेफिशिएट का मतलब क्या है? फिस्कल डेफिशिएट का मतलब है यहाँ पे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी माइनस किया जाता है टोटल रिसीव से, यानी कि रेवेन्यू रिसीव भी और कैपिटल रिसीव भी। लेकिन हमें एक बात याद रखनी होती है, जब भी हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो कैपिटल रिसीट में हम बोरोइंग्स का अमाउंट नहीं लेंगे, जो भी चीज लेंगे वो अदर देन बोरोइंग लेंगे, क्योंकि उसी को हम फिस्कल डेफिशिएट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर थर्ड हम निकालते हैं प्राइमरी डेफिशिएट। प्राइमरी डेफिशिएट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं, रेवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट। अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारा ये जो बजट है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है, यानी कि अगर आपका जो रिसीप्ट है वो बराबर है एक्सपेंडिचर के, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस बजट। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसीप्ट से, तो उसको हम बोलते हैं बजट डेफिशिएट, यानी कि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं बजट डेफिशिएट, और रिसीव ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं बजट सरप्लस। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी चैप्टर गवर्नमेंट बजट की। और अब हम बढ़ चुके हैं आपके सेकंड लास्ट चैप्टर पर। सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है कि जब हम एक कंट्री से रहते हुए दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो अमाउंट है वो दूसरी कंट्री के करेंसी के हिसाब से ही देना पड़ता है। और जैसे कि मान लीजिए मैं बात करूं कि $1 की जो इस समय कीमत है वो 80 मान लेते हैं। $1 की जो कीमत है वो हम मान लेते हैं 80 रुपीज। तो यहाँ पर आपको $1 लेने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 80 रुपए देने, 80 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसी को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। वो रेट जिससे हम डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में चेंज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जिसमें दो सिस्टम होते हैं हमारे, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो पहले इसी को देख लेते हैं।
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्या होता है सर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब होता है, इसको हम फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज ही बोलते हैं पहले तो, यानी कि जो रेट है वो डिटरमाइन करेगी मार्केट की सप्लाई और डिमांड फोर्सेस, इसीलिए हम इसे फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। यानी कि मार्केट में जो भी डिमांड है, मार्केट में जो भी सप्लाई है, जो चल रहा है, वही डिसाइड करेगी कि डॉलर की कीमत कम होगी या बढ़ेगी, ठीक है ना। और जब मार्केट की जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की वो मार्केट की सप्लाई के बराबर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पर ये जो हमारी डिमांड चलती है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर, अब भाई डिमांड की बात है तो डिमांड हमारी रिलेट करती है प्राइस से। प्राइस अगर फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। और प्राइस फॉरेन एक्सचेंज की कम होगी तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। कर्व कैसा बनेगा? आपको मालूम है डिमांड का कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है सर। दोनों में से एक चीज तो कम होगी होगी, तो ये डाउनवर्ड होता है। वही अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी, सप्लाई कम होगी, और उसका जो कर्व जाएगा वो क्या जाएगा? अपवर्ड जाएगा। तो अगर डिमांड इंक्रीज होती है किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की। तो अगर डिमांड इंक्रीज होती जाती है फॉरेन एक्सचेंज की तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इससे डॉलर की जो रेट है वो बढ़ जाएगी और हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो हो जाएगी डेप्रीशिएट, यानी कि डेप्रीशिएशन। क्या होता है डेप्रीशिएशन? पहले आपको $1 के लिए देने पड़ रहे थे 60 रुपीज, अब आपको $1 के लिए देने पड़ रहे हैं 65 रुपीज। 5 रुपए से हमारे देश की जो करेंसी है वो डेप्रीशिएट हो गई, इसको हम कहते हैं डेप्रीशिएशन, ठीक है। यही अगर उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए यानी कि डॉलर की जो रेट है, डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब डिक्रीज हो गई तो पहले डॉलर था, जब डिमांड डिक्रीज हो गई तो डॉलर की रेट भी कम हो जाएगी। पहले $1 की कीमत 65 रुपए थी, अब $1 की कीमत हो गई 60 रुपए। तो इससे हमारी कंट्री की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? एप्रिशिएट हो गई, जिसको हम कहते हैं एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो ये तो हमारा चलता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। दूसरा सिस्टम होता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जो पहले चलता था, जहां पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर लेवल पर फिक्स कर देती है। अभी भी है कहीं कहीं। क्या होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने $1 की कीमत फिक्स कर दी 60 रुपए। अब एक्चुअल में जो रेट चल रही है वो चल रही है 70 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट ने 60 सेट कर रखी है। इस कंडीशन में हमारे देश की जो करेंसी है उसमें हो गया रीवैल्यूएशन, क्योंकि मार्केट की जो फोर्सेस है वो यहाँ पर काम नहीं कर रही, यहाँ पर गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से काम करवा रहा है। और अगर मार्केट में जो रेट है वो चल रही है 70, $1 की, लेकिन गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है 80 रुपीज। ऐसा करने से हमारे कंट्री का क्या हो गया? डीवैल्यूएशन। तो ये आपको टर्म्स याद रखने हैं, डेप्रीशिएशन और एप्रीशिएशन, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन। वहां पे मार्केट का फ्लो चलता है, यहाँ पे मार्केट का कोई फ्लो नहीं चलता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आती है कभी कभी बीच में मैनेज फ्लोटिंग करने, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि भले ही जो डिमांड और सप्लाई है एक्सचेंज रेट की वो मार्केट के ऊपर है, बट जब एक लिमिट कम हो जाती है, यानी गवर्नमेंट की एक डिजायर्ड लिमिट होती है, और फोर्सेस तो मार्केट की चल रही है, मार्केट डिसाइड कर रहा है, डिमांड और सप्लाई डिसाइड कर रहा है, लेकिन वहां पर आरबीआई के हिसाब से वो लिमिट पार हो गई। उस कंडीशन पे आरबीआई बीच में आके या तो फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करेगी या फॉरेन एक्सचेंज को सेल करेगी, उस कंडीशन को सही करने के लिए। उस कंडीशन को हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, और इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं।
क्या कहते हैं हम इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि उसको हम कहते हैं क्या है, फायदे और नुकसान क्या है आपके। अब आपसे पूछा जाए कि कब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड पड़ेगी, कब आपको जरूरत पड़ेगी, वाई या व्हेन फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। व्हेन फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, भाई जब आपको या तो इंटरनेशनल लोन का पेमेंट करना हो, या आपको बाहर विदेश में इन्वेस्टमेंट करना हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हो, या आप किसी सामान को इंपोर्ट कर रहे हो तो उनके हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा, या आपने कोई डायरेक्ट परचेज किया है विदेश से तो आपको जरूरत पड़ेगी, ग्रांट्स एंड डोनेशन दिया है, पेमेंट दिया है, ये सारे चीजों के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। और कौन कौन से सोर्सेज है जिनसे आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है, तो एक्सपोर्ट करोगे तो, बाहर वाले हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो, डायरेक्ट परचेज करेंगे तो, लोन लिया है आपने वहां से तो, ये सारी चीजों में आपकी पड़ता है। तो अब इसी में आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां से आप अपनी देश की करेंसी को किसी भी देश की करेंसी में चेंज करवा सकते हो, नेशनल करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से। वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, जिसमें ये आपको ट्रांसफर फंक्शन परफॉर्म करती है। ट्रांसफर फंक्शन मतलब कि आपके पास एक पावर देती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कि आप अपने पास बाहर से भी कुछ खरीद सकते हो, क्रेडिट फंक्शन देती है, उधार कर सकते हो, और हेजिंग फंक्शन यानी कि कभी कभी जब एक्सचेंज रेट पर रिस्क लगता है कि यार बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो हम उस टाइम को उसी रेट के हिसाब से लॉक कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास दो मार्केट होते हैं, एक हमारा स्पॉट मार्केट और एक हमारा फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब है आपने जो ट्रांजेक्शन था वो अभी के अभी कर लिया, ठीक है, अभी के अभी कर लिया, अभी के रेट पर, उसे हम कहते हैं स्पॉट मार्केट। और फ्यूचर के हिसाब से डील करेंगे उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट में हेजिंग अलाउड नहीं होती है और फॉरवर्ड मार्केट में आपकी हेजिंग अलाउड होती है। तो ये तो था आपका प्यारा सा चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और अब आपका एक और लास्ट चैप्टर प्यारा सा दुलारा सा बचा है, जिसको हम कहते हैं प्यार से BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है सर? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जब भी हमारी कंट्री से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं बाहर की कंट्री के साथ, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हमारे देश के साथ होते हैं दूसरे देश के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को जहां एक रिकॉर्ड किया जाता है, उन स्टेटमेंट को जहां रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम कहते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हमारा ये जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यहाँ पर BOP में हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और क्योंकि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को आप देख सकते हो, छू सकते हो, इसीलिए इसे विजिबल ट्रेड भी कहा जाता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसीलिए इसे इनविजिबल ट्रेड कहा जाता है। फिर आता है इसमें हमारा परचेज एंड सेल ऑफ रियल एसेट्स और परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ये सारी चीजें हमारी BOP के स्टेटमेंट्स में आती हैं। अब BOP के जो कंपोनेंट्स हैं उसके तीन पार्ट हैं। एक तो है हमारा करेंट अकाउंट, एक है हमारा कैपिटल अकाउंट, और एक है हमारा ऑफिशियल रिजर्व। अब करेंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है, वो देखते हैं। करेंट अकाउंट हमारा वो अकाउंट है
ऐसे ट्रांजैक्शंस चाहे आप पेमेंट कर रहे हो या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारे गवर्नमेंट की या देश की किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आता है, सर्विसेज दोनों तरह की, फैक्टर सर्विसेज भी और नॉन फैक्टर सर्विसेज भी, और करंट ट्रांसफर, ये सारी चीजें आती हैं हमारी करंट अकाउंट में। बात करी जाए हमारी कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट से पहले हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। करंट अकाउंट में कुछ न्यूमेरिकल आपको निकालने पड़ते हैं, जैसे आपको ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होगा? ट्रेड बैलेंस का मतलब अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो ऐसे हम बोलेंगे ट्रेड सरप्लस, और जब इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो उसे बोलेंगे ट्रेड डेफिशिएंट। तो इसमें हमें गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस भी निकालना पड़ता है। अब गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी जा रही है तो इसमें क्या होगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इस तरीके से हमें इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकली आ सकता है। करंट अकाउंट के बाद आता है आपका कैपिटल अकाउंट। एक चीज का याद और रखना है, करंट अकाउंट में भी आपका एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। अगर आप पेमेंट कर रहे हो और ऐसा पेमेंट जिससे एसेट और लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगा। पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो क्रेडिट साइड में आएगा। सेम ऐसे ही कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस, अगर आपके पास से पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड में और आ रहा है तो क्रेडिट साइड में। अब होते कौन से हैं कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन? ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको करने से देश की एसेट्स और लायबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, उनको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। जैसे कि बोरोइंग्स, हमने किसी से उधार लिया तो भाई जाहिर सी बात है हमारे पास लायबिलिटी क्रिएट होगी। और बोरोइंग भी आपकी दो तरह की होती है, एक आपकी होती है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग और एक होती है आपका एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का मतलब है जब आप बिजनेस वगैरह करने के लिए किसी से पैसे उधार लोगे तो जाहिर सी बात है वो ब्याज ज्यादा लेगा। एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब है हम किसी से सहायता के रूप में पैसे मांगते हैं तो वो ब्याज हमसे कम लेगा। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एफडीआई, बाहर हमने इन्वेस्टमेंट किया या बाहर की कंपनी ने हमारे यहाँ किया। एफएफआई जिसे हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, बाहर के कंपनी ने हमारी कंपनी के शेयर्स कंट्रीज के लिए रखे हैं। एनआरआई की कोई डिपॉजिट्स है, बैंकिंग डिपॉजिट्स है, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है, ये सारे हमारे आते हैं कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस में। फिर आपका आता है ऑफिशियल रिजर्व। ऑफिशियल रिजर्व में सरकार के पास भी कुछ फॉरेन एक्सचेंज या बीओपी होते हैं जिसे वो संभाल के रखती हैं अपने, उसके हिसाब से सरकार सर्कुलेट करती है। तो उसमें वो बताती है कि जो सरकार है उसके पास फाइनली जो ऑफिशियल रिजर्व हो कितना रिफ्लेक्ट, यानी कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है जो वो कितना है। तो इसमें कंडीशन आती है कि अगर करंट अकाउंट को जोड़ने के बाद, कैपिटल अकाउंट को जोड़ने के बाद और ऑफिशियल रिजर्व को जोड़ने के बाद अगर आपका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब है आपका जो बीओपी है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। और करंट अकाउंट को जोड़ने के बाद, कैपिटल अकाउंट को जोड़ने के बाद और ऑफिशियल रिजर्व को जोड़ने के बाद 0 नहीं आ रहा लेकिन आंसर पॉजिटिव में है, तो है वो आपका इक्विलिब्रियम यानी कि बीओपी सरप्लस। और सबको जोड़ने के बाद आंसर माइनस में आ रहा है तो वो है आपका बीओपी डेफिशिएट। ये आपको याद रखना है। और यहीं पर प्यारी सी आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो वन शॉट में खत्म होती है। और उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छा समझ आया होगा। प्लीज आपसे छोटी सी उम्मीद है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।